शिक्षा मंत्री ने किया विद्यार्थी सुविधाओं का शुभारंभ। वसुंधरा एन्क्लेव स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पहुंचकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाओं का शुभारंभ किया। सर, जिन विद्यार्थी सुविधाओं का शुभारंभ किया गया, कितना जरूरी मानते हैं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए? देखिए, पिछले 10 सालों से ये सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उपेक्षा का शिकार थे। पैसे का अभाव, सैलरी ना देना, इनकी सुविधाओं के निर्माण के लिए पैसा ना देना, अब वो टकराव की ईरा खत्म हो चुकी है। स्कूल हो, कॉलेज हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो, ITIs हो, इन सब के साथ बराबर का प्रेम पूर्वक संबंध रखते हुए सबके सर्वांगीण विकास के प्रति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार कमिटेड है। ठीक, थैंक यू सर। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण, विद्यार्थी व अन्य प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। 2750 के आसपास बच्चे हैं और बाहर के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 63% है। यह महाविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 कमरों से प्रारंभ होकर महाविद्यालय पहुंचा है और हर रेटिंग में लगभग 47 से 48 हजार कॉलेजेस जो पूरे देश में विद्यमान हैं, उन कॉलेजेस में महाविद्यालय ने अपना स्थान अर्जित किया है। मैंने बताया कि बहुत दिन उतार चढ़ाव के हैं, यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं लगभग उपलब्ध है। यह अच्छा ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल है। आज लगभग 5 अलग अलग स्मार्ट क्लासरूम्स का अनावरण, उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया है। स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग प्रकार की सुविधाओं को देने के लिए उन्होंने उसके लिए भी अनुदान दिया है। लेकिन जो पिछला 10 वर्ष था महाविद्यालय का, यहाँ लगभग 12 कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं, वह महाविद्यालय के लिए देखा जाए तो बहुत कठिन समय था। वहां से यहाँ तक की यात्रा बहुत ही कठिन थी। 10 वर्षों में पिछले फरवरी के महीने तक यहाँ के शिक्षकों को सिर्फ 2 या 3 बार ही वेतन मिलता था, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर भी यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया और एक चेयरमैन हमारे बीच में भी उस समय के बैठे हुए हैं। उन्होंने महाविद्यालय की उन्नति के लिए अतुल कुमार जैन जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार विद्यार्थी वर्ग को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है व इस दिशा में धन की कोई कमी नहीं आड़े आने दी जाएगी। मगर आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, ये एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि ये संस्थान केवल एक कॉलेज नहीं है। यह संघर्ष, धैर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक है, जिसने लगभग एक दशक की अनिश्चितता के बीच अपनी पहचान को टूटने नहीं दिया है। मैं यहां सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में उपस्थित नहीं हूं। आई स्टैंड हियर एज ए फॉर्मर डूसू प्रेसिडेंट। आई हैव सीन द हीट ऑफ द स्टूडेंट movement. I have led protests. I have negotiated with authorities. And let me say this with clarity, I still have a lot of hot blood in me. जिस खून में कभी छात्र अधिकारों की आवाज उठाने की आग थी, वही खून आज भी अन्याय, प्रशासनिक लापरवाही और संस्थागत अपमान के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। एक स्टूडेंट लीडर सड़क पर लड़ता है, एक जिम्मेदार मंत्री सिस्टम को ठीक करता है। मैं दोनों भूमिकाएं निभा रहा हूं और इसके अंतर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज और दिल्ली के 11 और फुली फंडेड DU कॉलेजेस ने जो देखा है, उसे भूल जाना आसान नहीं है और इतिहास उन्हें माफ भी नहीं करता जो उस अन्याय को भूल जाते हैं। लगभग 10 वर्ष तक, और यह बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि विद्यार्थियों की पॉपुलेशन एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है।
they should know under what circumstances the colleges and institutions have worked, how the system has done everything to ensure not that these institutions flourish, but to ensure that these institutions collapse just because of very petty political gains. लगभग 10 वर्ष तक ग्रांट्स समय पर जारी नहीं हुई, सैलरी डिस्बर्समेंट में महीनों की देरी हुई, मेडिकल रीएम्बर्समेंट अटके रहे, गवर्निंग बॉडीज पर संदेह किया गया, कोर्ट केसेस हुए, प्रोटेस्ट हुए, और ऐसे प्रोटेस्ट हुए वो अपने परिवार के साथ चैनल पर बैठते थे, साहब चैनल पर बैठते थे अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन करने, और ये प्रिंसिपल्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ लक्ष्मी पूजन के दिन हड़ताल करते थे अपनी सैलरी पाने के लिए। जब शिक्षक वेतन के लिए प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए समस्या आर्थिक नहीं है, नैतिक है। जब प्रिंसिपल्स एकेडमिक प्लानिंग को छोड़कर लीगल पेपर वर्क में उलझ जाए तो समझ लीजिए सिस्टम बीमार है। और जब स्टाफ ईएमआई और घर की जिम्मेदारियों के बीच असुरक्षित महसूस करे तो समझ लीजिए शासन संवेदनहीन हो चुका है। ये केवल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं था, ये डेलिब्रेट कन्फ्रंटेशन का मॉडल था। और ये मैं आज के स्टूडेंट्स को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस विद्यार्थी परिषद से निकल कर आया हूं उसका मानना है ये छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, आज के हर घटनाक्रम से इनका जीवन प्रभावित है। यूनिवर्सिटी से टकराव, सेंटर से टकराव, इंस्टीट्यूशनल और ऑटोनॉमी पर दबाव, और ये टकराव की कीमत किसने चुकाई? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने, फिर टीचर्स ने, फिर उनकी फैमिलीज ने। और जब एक वर्ष पूर्व दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी तो हमने यह तय किया कि कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड गवर्नेंस नहीं करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन बेस्ड गवर्नेंस करेंगे, क्योंकि शिक्षा का वातावरण स्थिरता मांगता है, राजनीतिक प्रयोग नहीं। हमारा सबसे पहला निर्णय था फिस्कल डिसिप्लिन। अब कोई ये नहीं कह सकता, हमारी सरकार में कोई ये नहीं कहता बजट नहीं है। बजट मैनेजमेंट प्रोफेशनल फ्रेमवर्क में, बजट मैनेजमेंट में प्रोफेशनल फ्रेमवर्क लाया गया है। ग्रांट रिलीज स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड मैनर में किए जा रहे हैं। दूसरा निर्णय लीगल कन्फ्रंटेशन को खत्म करना, हमने बातचीत को प्राथमिकता दी है। तीसरा निर्णय सबसे महत्वपूर्ण, डिग्निटी ऑफ टीचर्स। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, शिक्षक सम्मान मांगते नहीं है, दे डिजर्व इट। आज जो 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार हायर एजुकेशन को ऑर्नामेंटल नहीं फंडामेंटल मानती है। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्संस लाउंज हो, स्मार्ट क्लासरूम हो या फिर RFID लाइब्रेरी हो। मैं स्पष्ट घोषणा करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की स्कूल एजुकेशन तो मजबूत हो ही रही है, लेकिन हायर एजुकेशन भी पीछे नहीं छूटी, बिल्कुल नहीं छूटी। हम दिल्ली की स्कूल एजुकेशन में, अच्छा बताओ आप में से कि कौन कौन स्टूडेंट किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया? हाथ खड़ा करो, शर्माना मत। मैं भी 33 पैसे में पढ़ता था। इतने सारे बच्चे ये जिन सरकारी स्कूलों से पढ़कर आते हैं ना, आपको जानकर खुशी होगी। आई इनवाइट यू ऑल, कम विजिट द न्यू टेक enabled schools we are preparing in Delhi. Come visit it. By the end of this financial year, by 31st March, you will be envious with these kids studying in the government school because we are going to give them more than 7,000 AI enabled smart classrooms,
175 ICT labs equipped with 7,000 new computers and 175 language labs, AI-enabled language labs, where these students, whom we often call as underprivileged students, they will be taught French, German, or any other or any one foreign language. Included with that will be any Indian language they want to learn with the help of AI tools and new computers. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाणी ने की। ये मेरी सरकार, मेरा विभाग आपके साथ है। आप प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बने हैं, आप पॉलिसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने हैं, आप राष्ट्र निर्माण के स्तंभ हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रमोशन पेंडिंग नहीं रहेगी, पेंशन पॉलिटिकल लीवरेज नहीं बनेगी और सैलरी की अनसर्टेनिटी बहुत जल्द हिस्ट्री बन जाएगी। काफी कुछ अभी हो भी चुका है। और मैं अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी। आप सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़िए, आप इनोवेशन के लिए पढ़िए, आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पढ़िए, आप लीडरशिप के लिए पढ़िए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम एक्सपोजर देंगे, हम स्किल का इकोसिस्टम देंगे, लेकिन एक्सीलेंस आपकी कमिटमेंट से आएगा। हमारा लक्ष्य केवल 5 वर्ष के लिए नहीं है, हमारा लक्ष्य 2047 के जब भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दिल्ली केवल कैपिटल सिटी नहीं होगी, दिल्ली नॉलेज कैपिटल होगी। और आज मैं इस मंच से आप सभी को वचन देता हूं, कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंडिंग क्राइसिस में नहीं आएगा, कोई शिक्षक डिग्निटी के लिए सड़क पर नहीं आएगा, कोई छात्र इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण पीछे नहीं रहेगा। हम लीगेसी प्रॉब्लम्स को समाप्त कर देंगे, ठीक उसी तरह जैसे लीगेसी वेस्ट के पहाड़ों को खत्म करने के लिए लगे हैं। कोई नई समस्या खड़ी नहीं करेंगे। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज आई। हम कोई नई समस्या नहीं खड़ी करेंगे, आप भी मत करना। दिशा बदल चुकी है, अब दशा बदलनी है। आइए महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हायर एजुकेशन रिवाइवल की एक नई कहानी हम शुरू करें। हम सब एक शिक्षा के परिवार के रूप में, विद्यार्थी, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, अन्य कर्मचारी और शिक्षा से जुड़े सभी लोग शैक्षिक परिवार के रूप में इस हायर एजुकेशन रिवाइवल की कहानी को शुरू करें। आइए इस कहानी में अपना अपना योगदान दें। इस अवसर पर महाविद्यालय के खेल परिसर में विद्यार्थी सुविधा केंद्र का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कॉलेज में मल्टीमीडिया सेमिनार हॉल, 5 स्मार्ट क्लासरूम, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र एवं पुस्तकालय में RFID सुविधा का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। और उस करोलबाग में रहने के दौरान उन्होंने देखा, एक बार जाने का और मौका मिला। शाम तक हम लोग देर रात तक उनके साथ थे। अगले दिन जब मैं सुबह गया कि सुबह सुबह इनको पकड़ लूंगा, तो पता लगा कि आशीष जी सुबह ही निकल चुके हैं। तो ये 2 अलार्म लगाते थे, एक टेलीफोन का अलार्म करोलबाग कार्यालय में और एक घड़ी का अलार्म, जिससे कि इनको जाने में सुविधा हो। इस प्रकार के व्यक्ति आज जब शिक्षा मंत्री बने हैं, तो 1 साल में हमारे जैसे 12 कॉलेजों की दिशा और हमारी दशा परिवर्तित हो चुकी है। ये जितने प्रिंसिपल्स यहां बैठे हैं, सब घाटे में चल रहे थे। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपया मिला था कॉलेज के बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, और पिछले 1 साल में
कॉलेज के केवल और केवल विकास के लिए 2 से 3 करोड़ रुपया सब प्रिंसिपल्स और सारे कॉलेजेस को मिला है, जिसके कारण ये यहाँ पे इस प्रकार का कार्य होता है। यही नहीं, जो सैलरी नहीं मिल रही थी और वर्षों से शिक्षकों का एरियर बकाया था प्रमोशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वर्षों से आज के दिन में हम सबके पास मार्च के पहले सरप्लस पैसा है। हम सोच रहे हैं कि हम उसे किसे दें। ये सब आशीष जी का है। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज का विद्यार्थी वर्ग अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर सराहनीय उपलब्धियां अर्जित करने की दिशा में चलायमान है। Jai Shimon, Shimon, take the Liberals Battalion, don't check with God, God, all the Sabbath, Rikshan to the drop. Jai Shimon. इस अवसर पर महाविद्यालय गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष प्रोफेसर रमन मित्तल व कोषाध्यक्ष प्रोफेसर विष्णु भट्ट ने भी अपने विचार विद्यार्थी वर्ग से साझा किए। There lived a priest, a rabbi. He was very poor. Lived in a village. His house was very small, just a room and a kitchen. And he lived all alone. No money, just he could manage somehow 2 meals a day. He had been living that life for years, for decades. But one night, he had a dream. The dream told him that in faraway Moscow, and Moscow is thousands of miles away, in a particular area, under a bridge, there is a treasure. We got up in the morning with a dream and said, oh, sapna to sapna hi hai, kya farak padta hai. He went on. Again he slept that day. Again the same dream came. Now that was a surprise. कि 2 बार सपना आ जाए, वही सपना, वही जगह भी उसने क्लियर बताई, मास्को बताई, वो कभी गया नहीं था। उसने कहा चलो इत्तेफाक हो गया होगा। तीसरी रात को फिर से वही सपना आया, विद मोर विगर। और उसने कहा तो बहुत मुश्किल हो गया, तो मॉस्को जाना भी बहुत महंगा है, बहुत दूर भी है। जैसे पैसे इकट्ठे किए उसने, ये मास्ट रिसोर्सेज फ्रॉम हियर एंड देयर, कुछ उधार मांग लिया दोस्तों से और पहुंच गया। कुछ दिन की यात्रा करके वो मॉस्को पहुंच गया, वहीं ब्रिज पर चला गया। जैसा सपने में बताया था वैसा ही ब्रिज था, वहां पर सब कुछ वैसा ही था। तो बहुत खुश हुआ। लेकिन जो जगह उसने बताई थी वहां पर एक पुलिसमैन खड़ा था। अब ये तो बड़ी दिक्कत होगी, पुलिसमैन से कोई बात नहीं, चला जाएगा। अब वो पुलिसमैन जाए ही ना। 8 घंटे बाद दूसरा वाला आ गया, उसके 8 घंटे बाद तीसरा वाला आ गया, फिर वो दोबारा से वही आ गया और वो घूम रहा था। अब इतने में घूम ही रहा था कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि भाई यहाँ पे कैसे। उसने कहा नहीं ऐसे वैसे। उसने कहा नहीं देख अब तू अंदर चलो, सोवियत रशिया का जमाना था, एक बार अंदर गए तो बाहर आना तो मतलब शायद संभव ही ना हो। तो उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं कोई चोरी करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं तो बस उसने सपने के बारे में बताया। उसने कहा कमाल है, ये सपना आया, पिछले 3 दिन से मुझे भी ऐसा ही सपना आ रहा है। तो क्या सपना आ रहा है? वो सपना ये आ रहा है, उसने बताया कि व्लादिवोस्टॉक में एक गांव का नाम, जहां पर एक ऐसा घर है, वहां उस एक बेड है, उसके नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। ऐसा उसने कहा ये तो मेरे घर का एड्रेस, इसे कैसे पता? ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया। तो उसने कहा मैं यहाँ कुछ देख लूं। उसने कहा देख ले, भाग जा, नहीं तो तुझे अंदर कर देंगे। तो अपने घर वापस चला गया। कुछ दिन बाद पहुंचा। पहला काम उसने क्या किया कि अपना बेड हटाया और खुदाई की। और जैसे ही खुदाई की, अभी 2-3 फुट ही खोदा होगा, 30 साल से वो रह रहा था वहां पर ही फाउंड अ ट्रेजर। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी सुविधाएं इकट्ठी कर दी हैं यहाँ पर। आई वुड लाइक टू थैंक द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर एंड द प्रिंसिपल। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दूर, सब खजाना यही है आपके पास। अभी आपको निर्भर करता है, आप थोड़ी सी खुदाई करेंगे या नहीं करेंगे, उतना तो आपको करना होगा। थैंक यू सो मच।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने महाराजा अग्रसेन कॉलेज के वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव युवान 2026 का भी विधिवत शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 2000 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय था, हिंदू कॉलेज था। एक लड़का जो बाहर से पढ़कर आता है 1500 किलोमीटर दूर से, उसको रहने के लिए भी कोई दिल्ली में जगह नहीं था। वह कहां रुकेगा उसको पता नहीं था। वह अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, अपने जिले का टॉपर था, परंतु उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उसका जो रिजल्ट था वह दिसंबर के महीने में आया था, इसलिए वह एडमिशन उस साल नहीं ले सकता था। एडमिशन जब नहीं मिला तो वो लड़का जाता कहां? वह लड़का दोसू कार्यालय में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के कार्यालय में गया और वहां एक व्यक्ति से मिला। वह व्यक्ति अगले दिन सुबह 11 बजे का उन्होंने समय दिया था, 11:15 बजे वो पहुंच गए और उसी दिन उस बच्चे का एडमिशन हो गया। वो कोई और नहीं, आपका प्रिंसिपल संजीव कुमार तिवारी है। ये आशीष। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति से युक्त प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। नाट्य प्रस्तुति, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वाद विवाद, योग प्रतियोगिता, गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता, फैशन आदि विधाओं में भी विद्यार्थी वर्ग अपनी प्रतिभा आजमाएंगे। इस अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित 12 विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों का प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित रहा।